नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र मीणा, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय बारा से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, ई लेक्चर के क्रम में हम लोग वनस्पति शास्त्र की बीएससी पार्ट सेकंड कक्षा का पेपर थर्ड डिस्कस कर रहे थे। उसमें भी हम यूनिट सेकंड का अध्ययन कर रहे हैं। इसी यूनिट को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस यूनिट का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर थर्ड के अंतर्गत यूनिट सेकंड का अध्ययन हम आज कर रहे हैं। उसमें दो टॉपिक हम पढ़ेंगे आज। पहला है ब्रांचिंग पैटर्न और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ इंटरनोड। ठीक है बच्चों, ठीक है। ब्रांचिंग पैटर्न, ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपने देखा होगा कि आसपास, आपके आसपास जितने भी वनस्पति पाई जाती है, वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, वो कोई ना कोई विशेष प्रकार की शेप या पैटर्न लिए होते हैं। ठीक है, एक सामान्य आप वृक्ष देखोगे तो उसमें एक मुख्य तना होता है। ठीक है, कुछ पादप में सिर्फ केवल एक मुख्य तना होता है और शीर्ष पर पत्तियां लगी होती है। कुछ पादपों में मुख्य तने से शंकु के आकार में जो है नीचे से ऊपर की ओर शाखाएं और पर्ण समूह व्यवस्थित रहते हैं। जबकि कुछ पादप आपने देखे होंगे, जैसे कि आम वगैरह, उसमें बहुत अत्यधिक शाखन पाया जाता है और एक के बाद एक जो है शाखाएं पुरानी वाली शाखा से, मात्र शाखा से बनती जाती हैं। ठीक है, तो इसी को हम मोटे तौर पर ब्रांचिंग पैटर्न कहते हैं। ठीक, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। द लार्ज कॉलमनर स्टेम ऑफ पाम्स, बम्बू एंड सम अदर मोनोकोटिलिडन्स इज सिलेंड्रिकल एंड मोस्टली अनब्रांच्ड। इट यूजुअली बियर ए क्राउन ऑफ लीव्स एट इट्स समिट। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं बच्चों, मैक्सिमम अधिकांश जो पादप होते हैं किसके, पाम के, बैम्बू के, या अधिकतर जो है एक बीजपत्री पादप होते हैं, उनका तना क्या होता है बच्चों, वो होता है बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल होता है और मोस्टली अनब्रांच्ड होता है। अर्थात जो मुख्य तना है उसमें किसी प्रकार का शाखन नहीं पाया जाता है और सामान्यतः जो है इनकी जो शीर्ष है, तना का जो शीर्ष है, उसमें पत्तियों का एक सघन समूह या क्राउन पाया जाता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे बच्चों। ठीक है, तो ये है एक अनब्रांच्ड तना, इसके शीर्ष पर सघन शाखाओं का समूह पाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकोटिलिडन्स हाउएवर द स्टेम इज प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, द ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम बर्ड्स इन द लीफ एक्साइल। ठीक है, अब कुछ पादप जैसे जिम्नोस्पर्म समूह हो गया और द्विबीजपत्री पादप हो गए, उनमें जो तना है हालांकि प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है, अर्थात उनमें शाखन पाया जाता है, लेकिन ये शाखन जो है विशिष्ट प्रकार का होता है, जिसमें कि जो अधो स्तर की तरफ से जो शाखाएं होती है उनकी प्रकृति कुछ अलग होती है और जो शीर्ष पर जो शाखाएं बनती है उनकी प्रकृति और उनका समय काल जो होता है वो अलग अलग होता है, उसका पैटर्न डिफरेंट होता है। द ब्रांचेज डेवलप फ्रॉम बर्ड्स
इन द लीफ एक्साइल। अब ये बोल रहे हैं कि जो ब्रांचें होती हैं वो एक कलिका के द्वारा निर्मित होती है पर्ण कक्ष से। ठीक है, ये 2 पॉइंट क्लियर है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम, ब्रांचिंग पैटर्न की डेफिनेशन क्या होती है। तो द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ब्रांचेस ऑन स्टेम इज कॉल्ड ब्रांचिंग। ठीक है, तने पर जो शाखाओं के व्यवस्थित होने का जो प्रतिरूप है उसे ही हम बोलते हैं ब्रांचिंग पैटर्न। अर्थात कोई तना है, उस पर विभिन्न प्रकार की शाखाएं उत्पन्न होंगी। वो शाखाएं जो है वो किस पैटर्न में जो है व्यवस्थित हो रही है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, ब्रांचिंग पैटर्न। ठीक है, इट प्रोवाइड्स प्रॉपर प्लेस फॉर ईच ब्रांच। ठीक है, अब भाई ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी इस ब्रांचिंग पैटर्न की वजह से जो मुख्य तने से उत्पन्न हुई शाखाएं हैं, प्रत्येक शाखा को प्रॉपर स्थान मिल पाता है। ठीक है, अब ये कितने प्रकार की होती है, तो बच्चों ये जो ब्रांचिंग है वृक्षों में ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला है कॉर्डेक्स टाइप, दूसरा है एक्सकरेंट टाइप और तीसरा है डेलिक्रेसेंट टाइप। ठीक है, अब तीनों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला है कॉर्डेक्स, दूसरा एक्सकरेंट और तीसरा डेलिक्रेसेंट। ठीक है, कॉर्डेक्स पढ़ते हैं, अनब्रांच्ड स्टेम विद डेंस ग्रुप ऑफ लीव्स एट टॉप इज कॉल्ड कॉर्डेक्स। एग्जाम्पल है इसका पाम। अर्थात ऐसा ब्रांचिंग पैटर्न जिसमें कि जो वृक्ष होता है उसमें एक मुख्य अशाखित तना पाया जाता है, बेलनाकार अशाखित तना पाया जाता है, और इस बेलनाकार तने के शीर्ष पर पत्तियों का एक सघन समूह पाया जाता है। तो ये किस प्रकार का पैटर्न कह रहेगा, कॉर्डेक्स प्रकार का। इसको पुच्छी प्रकार का भी बोलते हैं बच्चों, पुच्छी, हिंदी में पुच्छी प्रकार का ब्रांचिंग पैटर्न भी इसको बोला जाता है। ठीक है, पहला हो गया कॉर्डेक्स टाइप, इसका उदाहरण आप याद रखिएगा बच्चों, पाम। ओके, नेक्स्ट है एक्सकरेंट। द एक्सकरेंट टाइप कंसिस्ट ऑफ वन प्रिंसिपल वर्टिकल स्टेम कॉल्ड ट्रंक। ठीक है, अब यहाँ तक पढ़ लेते हैं। द एक्सकरेंट टाइप कंसिस्ट ऑफ वन प्रिंसिपल वर्टिकल स्टेम। एक्सकरेंट टाइप ही सेकंड वाला जो है, इसमें एक बच्चों क्या होता है, प्रमुख ऊर्ध्व तना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। एक्सकरेंट प्रकार के ब्रांचिंग पैटर्न में क्या होगा, एक मुख्य तना पाया जाएगा, इसको हम बोलेंगे ट्रंक। ठीक है, विच टेपर्स फ्रॉम द बेस टू द समिट। ठीक है, जो बेस से शीर्ष तक पाया जाता है। ठीक, स्मॉलर हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द ट्रंक। ठीक है, अब ये ट्रंक है, इससे स्मॉलर हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस बाहर की तरफ निकलती हैं। ये इस तरह से जो है ब्रांचेस निकलती जाती हैं। ठीक है, द लोएस्ट ब्रांचेस आर द लॉन्गेस्ट। जो सबसे नीचे जो पाए जाने वाली जो ब्रांचेस है बेटा, क्योंकि वो सबसे पहले विकसित होती है इसलिए वो सबसे बड़ी होंगी और पुरानी होंगी। लॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट एंड द अपर मोस्ट आर द शॉर्टेस्ट एंड यंगेस्ट। क्योंकि जो शीर्ष पर है वो सबसे बाद में निर्मित हुई है, सबसे नवी निर्मित शाखाएं होती हैं, इसलिए वो छोटी होती हैं और आयु में कम होती है। ठीक है, द टिपिकल कॉनिकल शेप ऑफ द कॉनिफर्स इज ड्यू टू एक्सकरेंट ब्रांचिंग। बच्चों, इस प्रकार का जो एक्सकरेंट टाइप का जो ब्रांचिंग पैटर्न है ये जिम्नोस्पर्म में, कॉनिफर्स में
पाया जाता है। ठीक है, ये शंकुनुमा संरचना का एक उदाहरण है। ठीक है, एक्स करंट को बहिर्वेदी प्रकार बोलते हैं। ठीक है, बहिर्वेदी। बहिर्वेदी प्रकार बोलते हैं इसको। ठीक, अब तीसरा है डेलिक्वेसेंट टाइप ऑफ ब्रांचिंग। देखिए बच्चों, ये आपने ज़रूर देखा होगा, आम वगैरह का पेड़ आपने देखा होगा, तो उसमें इसी प्रकार का ब्रांचिंग पैटर्न पाया जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको भी। द डेलिक्वेसेंट टाइप कंसिस्ट ऑफ ए मेन वर्टिकल ट्रंक विच गिव्स राइज टू सेवरल ब्रांचेज सम डिस्टेंस अबव द ग्राउंड। इसमें भी यही बोल रहा है कि एक मुख्य तना होता है, जिसको ट्रंक बोलते हैं, और ये इस मुख्य ट्रंक से अनेक शाखाएं एक के बाद एक निकलती हैं। These branches divide repetitively। अब मान लीजिए ये एक ब्रांच ली हमने, रुकिए एक मिनट। ठीक है, मान लीजिए हमने ये एक ब्रांच ली, ये वाली। ठीक है, ये मुख्य तना हो गया, इसकी एक ब्रांच ये ली। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, दीज ब्रांचेस डिवाइड रिपीटेटिवली। अब ये जो मुख्य तने से निकली जो ये ब्रांच है, एक शाखा है, ये भी बारंबार जो है डिवाइड होगी। जैसे एक ये बन गया, ठीक है, अब इसके बाद में ये बन गया, तो इसके बाद में इससे और एक ब्रांच निकलेगी। ये जो नई वाली ब्रांच है, ये पुनः नई प्रकार की शाखाओं को उत्पन्न करेगी। तो ये पैटर्न क्या है, बढ़ता जाता है लगातार, रिपीटेटिवली जो है ये ब्रांचेस की संख्या बढ़ती जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है, मेकिंग द ट्रंक सीम्स टू मेल्ट अवे और डेलिक्वेसेंट। ठीक है, इसकी वजह से जो है सघन शाखन जो है उत्पन्न हो जाता है। दिस टाइप इज ब्रांचिंग इज टिपिकल ऑफ मैनी डाइकोटिलिडन सच एज ओक, मैंगो प्लांट, etc। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तीन प्रकार के ब्रांचिंग पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो। द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ब्रांचेस ऑन स्टेम इज कॉल्ड ब्रांचिंग। ये याद रखना है आपको कि जो मुख्य तना है उससे जो उत्पन्न जो शाखाएं हैं उनके व्यवस्थित होने का जो पैटर्न है, प्रतिरूप है, वही क्या होता है, ब्रांचिंग पैटर्न कहलाता है। तीन प्रकार का होता है, कॉर्डेक्स, एक्स करंट और डेलिक्वेसेंट। ठीक है, कॉर्डेक्स में आपको याद है केवल एक मुख्य तना होगा। ठीक है, मुख्य तना सिलेंड्रिकल और अनब्रांच्ड होगा और शीर्ष पर जो है पर्णों का समूह पाया जाएगा। दूसरा है एक्स करंट। एक्स करंट क्या होता है बच्चों, एक मुख्य तना पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो अधोस्तर स्तर की तरफ जो पाई जाने वाली ब्रांच सबसे पहले उत्पन्न होंगी, सबसे बड़ी होंगी, ये बड़ी है। उसके बाद में क्रमिक रूप से इनकी जो लंबाई है वो कम होती जाती है ब्रांचेस की, क्योंकि इनका निर्माण बाद में होगा। ऑब्वियसली जो सबसे नीचे बनी शाखाएं हैं वो पुरानी होंगी, इसलिए लंबी भी होंगी, और सबसे ऊपर बनने वाली जो शाखाएं हैं मुख्य तने से वो छोटी होंगी, क्योंकि वो उनका निर्माण अभी अभी हुआ है। तो ये एक शंकु रूपी संरचना का निर्माण हो जाता है इसके द्वारा। इसको बोलते हैं एक्स करंट। जिम्नोस्पर्म में मिलता है ये बच्चों। और डेलिक्वेसेंट आपको पता ही है। ठीक है, मुख्य तना, ठीक है, उसके बाद में उसमें शाखन पाया जाएगा और एक बहुत सघन जो है शाखाओं का समूह मिल जाएगा। ठीक है, ये आम वगैरह मिलता है डेलिक्वेसेंट। ओके, ठीक है, तो ये हो गया अपना ब्रांचिंग पैटर्न। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमने बोला था कि पहला था ब्रांचिंग पैटर्न। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइड का, वो है फॉर्मेशन ऑफ इंटरनोड। ठीक है, आपको याद है बच्चों ये तना होता है। ठीक है, गन्ने का तना याद कीजिए आप। ठीक है, तो गन्ने के तने में बीच बीच में गांठें पाई जाती हैं, उनको तो बोलते हैं हम पर्व संधि। ठीक है, या उनको बोलते हैं नोड। और दो पर्व संधियाँ हो गई से एक ये, तो इनके बीच का जो पाया जाने वाला स्थान है उसको बोलते हैं हम पर्व। ठीक है, पर्व को बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरनोड में हम क्या पढ़ रहे हैं,
कि दो पर्व संधियों के मध्य जो पर्व या इंटरनोड पाया जाता है उसका निर्माण या उसकी वृद्धि और रीजन उसका किस प्रकार के टिश्यूज़ की सहायता से होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टडीज ऑन द शूट एपिकल मेरिस्टेम हैज शोन दैट ए लीफ प्राइमोर्डिया एंड ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इवेंचुअली बिकम नोड एंड इंटरनोड आर डिफरेंशिएटेड साइमल्टेनियसली। ठीक है, कि मैंने पढ़ाया था आपको शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, ऐसा विभ्योतक जो कि भविष्य में शूट और उसकी विभिन्न प्रकार की संरचनाएं हैं उनको निर्मित करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, सेम शूट एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है। ठीक है, तो ये स्लाइड इस पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि जो लीफ प्राइमोर्डिया होती है या जो पर्ण आध्यक होता है वो और कुछ विशिष्ट कोशिकाओं का समूह इस प्रकार से विभेदित होते हैं ताकि सही समय पर नोड और इंटरनोड का विकास हो सके। ठीक, अब देखिए, द सक्सेसिव लीफ प्राइमोर्डिया आर फॉर्म्ड ओनली व्हेन द मेरिस्टेमेटिक रीजन हैड प्रोड्यूस्ड ए सफिशिएंट नंबर ऑफ सेल्स दैट अल्टीमेटली बिकम डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है, ये पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चों कि जो पर्ण आध्यक होते हैं भी एक के बाद एक पर्ण आध्यक का निर्माण होता है। वो कब बनते हैं जब जो विभ्योतकी क्षेत्र होता है वो पर्याप्त संख्या में उतनी कोशिकाएं उत्पन्न कर लेता है जितने की नोड्स और इंटरनोड के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होती है। कहने का मतलब ये है कि जब तक विभ्योतकी क्षेत्र पर्याप्त संख्या में कोशिकाएं उत्पन्न नहीं कर देता जिनके द्वारा कि नोड और इंटरनोड का निर्माण होता है, तब तक लीफ प्राइमोर्डिया निर्मित नहीं होते। मतलब लीफ प्राइमोर्डिया तभी बनेंगे जब विभ्योतकी क्षेत्र के द्वारा पर्याप्त संख्या में कोशिकाओं का निर्माण कर दिया जाएगा। ठीक, 10 प्लास्टोक्रोन हैज़ ए इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड। ठीक है, अभी प्लास्टोक्रोन क्या होता है? इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन द इनिशिएशन ऑफ टू सक्सेसिव लीफ प्राइमोर्डिया। दो पर्ण आध्यकों के निर्माण के बीच में जो समय लगता है उसको हम बोलते हैं प्लास्टोक्रोन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक लीफ प्राइमोर्डिया अभी बनी, पहले दिन बनी। ठीक है, मान लीजिए उदाहरण के, और दूसरी लीफ प्राइमोर्डिया है 5वें दिन बनी, ये पहले दिन, ये 5वें दिन। ठीक है, तो इनके जो समय अंतराल है पहली और दूसरी लीफ प्राइमोर्डिया के बनने के बीच में जो समय अंतराल है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टोक्रोन। तो इस पॉइंट के द्वारा ये निर्धारित हो रहा है कि प्लास्टोक्रोन जो है वो नोड्स और इंटरनोड्स के फॉर्मेशन में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है। ठीक है, अब द ग्रोथ ऑफ स्टेम इन लेंथ इज एट्रीब्यूटेड टू प्राइमरी इलोंगेशन मेरिस्टेम। और ठीक है, जो बच्चों स्टेम होता है, तना होता है, उसकी जो लंबाई में वृद्धि होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? कौन सा विभ्योतक होता है? प्राइमरी इलोंगेटिक मेरिस्टेम। ठीक है, और ये प्राइमरी इलोंगेटिक जो मेरिस्टेम होता है कहाँ पाया जाता है? सब एपिकल रीजन में। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब इन रोजेट प्लांट्स देयर इज़ ए लिटिल एक्टिविटी ऑफ दिस रीजन। ठीक है, जो रोजेट प्लांट्स होते हैं जैसे फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी वगैरह हो गई, तो ऐसे पादपों में जो ये प्राइमरी इलोंगेशन जो मेरिस्टेम है उसकी एक्टिविटी कम होती है, इसलिए जिनका जो स्टेम होता है वो हासित प्रकार से पाया जाता है।
जबकि जो कॉन्स्टेंट फॉर्म होती है उनमें क्या लगातार एक्टिव डिविजन्स होते रहते हैं, कहाँ पर, किन में, सब एक एपिकल रीजन में, जिससे कि क्या है, जो स्टेम है उसका एलोंगेशन होता जाता है। ठीक है, और रोजेट प्रकार में जो है सब एपिकल रीजन की जो एक्टिविटी होती है वो कम होती है, इसलिए उसमें स्टेम का ग्रोथ नहीं होता है। स्टेम का ग्रोथ क्या होता है, स्टेम किससे बड़ा होता है, स्टेम जो है पर्व और पर्व संधियों से बना होगा। तो पर्व का दीर्घीकरण हुआ तो ओवरऑल जो ये तना है इसकी लंबाई बढ़ेगी, तो स्टेम का एलोंगेशन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, दोबारा बता देता हूँ कि रोजेट प्लांट है उसमें सब एपिकल रीजन में जो प्राइमरी एलोंगेशन मेरिस्टेम है वो उसकी एक्टिविटी कम होती है, इसलिए स्टेम की लंबाई नहीं बढ़ती। हाथ रूप में पाया जाता है स्टेम, जबकि जो कॉन्स्टेंट प्रकार की जो फॉर्म होती है उसमें सब एपिकल रीजन में पाया जाने वाला प्राइमरी एलोंगेशन जो मेरिस्टेम है वो एक्टिवली डिवाइड करता है, जिसकी वजह से जो स्टेम है उसका दीर्घीकरण एलोंगेशन जो है वो होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए इंटरनोड का फॉर्मेशन डाइकोट्स और मोनोकोट्स में किस प्रकार से होता है, देख लीजिए एक बार। इन द इनिशियल स्टेजेस सेल डिवीजन एंड सेल एलोंगेशन टेक्स प्लेस थ्रू आउट द होल इंटरनोड, बट इन लेटर इट इज़ लिमिटेड टू हायर लेवल्स ओनली। क्या बोल रहे हैं इसमें कि जो शुरुआती अवस्थाएं होती हैं उसमें सेल डिवीज़न और सेल एलोंगेशन होता है वो पूरे के पूरे इंटरनोड में पाया जाता है। जो इंटरनोड है, इंटरनोड बना, ठीक है, तो बनने के बाद में, तुरंत बाद में सेल डिवीज़न है और सेल एलोंगेशन इस पर्व के पूरे भाग में समान रूप से पाया जाता है। लेकिन जो बाद की अवस्थाएं होती हैं उनमें यानी कि कुछ समय बाद बीतने के पश्चात जो है ये केवल एपिकल रीजन्स में यानी कि हायर लेवल्स पे ही पाया जाता है। ठीक है, इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए तो बच्चों जो वृक्ष है या तना है वो विशिष्ट प्रकार का, मान लीजिए आम का वृक्ष है तो उसकी जो एवरेज लंबाई होती है वो फिक्स होती है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित समय काल तक तने की लंबाई बढ़ेगी, उसके बाद में इसकी जो एक्टिविटी है, जो विविधता क्षेत्र है, सेल और जो सेल डिवीज़न और सेल एलोंगेशन जो है धीमे पड़ जाते हैं, इसलिए उसकी लंबाई लिमिटेड हो जाती है। इट हैज़ बीन शोन दैट द फैक्टर्स प्रोबेबली जिब्रेलिन और सिमिलर सब्सटेंसेज विच स्टिमुलेट इंटरनोड एलोंगेशन प्रोवाइडेड बाय द यंगलिंग्स। ये क्या बोल रहे हैं बच्चों, अब तुम्हें याद होगा कि जो पर्व दीर्घीकरण है वो एक प्रकार का हार्मोन जो है वो नियंत्रित करता है, उसको बोलते हैं जिब्रेलिन। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, जो पर्व दीर्घीकरण है उसको करने का कार्य एक प्लांट हार्मोन करता है जिसको जिब्रेलिन बोलते हैं। और यह माना जाता है, प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि जो ये जिब्रेलिन है वो कहाँ से प्राप्त होता है, जो है पादप की जो है यंग लीव्स होती है, नवनिर्मित जो पत्तियाँ होती हैं उनसे जिब्रेलिन आएगा और जिब्रेलिन क्या करेगा, पर्व है उसका दीर्घीकरण को दर्शाएगा। ठीक, द जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन अफेक्ट बोथ सेल डिवीजन एंड सेल एलोंगेशन। हाँ, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन जो प्लांट हार्मोन है बच्चों, वो कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घीकरण एलोंगेशन है ना, दोनों को प्रभावित करता है। ठीक है, समझ में आ गया ये? ठीक है, अब मोनोकोट्स में इंटरनोड का फॉर्मेशन और एलोंगेशन वगैरह। इंटरनोड ग्रोज फ्रॉम इंटरकैलरी मेरिस्टेम which is present at or close to the base of internode। तो मोनोकोट्स में इंटरकैलरी मेरिस्टेम के द्वारा इंटरनोड का निर्माण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि बताइए मोनोकोट्स में इंटरनोड का निर्माण कौन से मेरिस्टेम से होता है, तो आपका आंसर होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बच्चों इन मेरिस्टेम में विभिन्नतक है, इनके बारे में हम पहले से ही पूर्व के लेक्चरों में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा यहाँ पर। एज दिस मेरिस्टेम इज इंटरकैलेटेड बिटवीन
टू डिफरेंशिएटेड टिश्यू इट डिफर्स फ्रॉम द प्राइमरी elongation मेरिस्टेम विच इज़ इन कंटिन्यूएशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है बच्चों, जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है ये दो विभेदित ऊतकों के बीच में पाया जाता है। तो ये क्या डिफरेंट है किससे? प्राइमरी elongation मेरिस्टेम से, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए जो प्राइमरी elongation मेरिस्टेम है वो जो है सतत रूप से कंटिन्यूस रूप से पाया जाता है, जबकि जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये असतत रूप में पाया जाएगा। ठीक है, ये नोड्स हो गए, ये इंटरनोड हो गया बीच वाला, अब यहाँ मिल रहा है मान लो, है ना, उसके बाद में यहाँ मिल जाएगा, है ना। ठीक है, इस तरह असतत रूप से पाया जाता है, जबकि प्राइमरी elongation जो मेरिस्टेम है वो सतत रूप से पाया जाता है। द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द इंटरनोड इज इन मोनोकोट्स अकर्स बाय डिवीजन एंड elongation ऑफ द सेल्स इन अबव द इंटरकैलरी रीजन। ठीक है, तो अब इसमें जो वृद्धि किस प्रकार से होती है बच्चों? द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द इंटरनोड इन मोनोकोट्स, जो प्रारंभिक स्तर पर जो इंटरनोड है उसकी जो वृद्धि होती है वो सेल डिवीज़न और सेल elongation द्वारा होती है। ठीक है, किन एरिया में? जो इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम एरिया होते हैं बच्चों, उन्हीं स्थानों से सामान्यतः जो है पर्व है उसका दीर्घीकरण होता है, या सेल डिवीज़न होता है उनमें, या पर्व दीर्घीकरण होता है। लेकिन द लेटर ग्रोथ ऑफ इंटरनोड, जो बाद वाली जो इंटरनोड की जो वृद्धि है वो इंटायरली ड्यू टू सेल elongation। उस टाइम पे क्या होता है, बाद की अवस्था में बच्चों जो है पूरे के पूरे जो एरिया है इंटरनोड का उसमें सेल elongation की वजह से इंटरनोड की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि जो प्रारंभिक अवस्था है मोनोकोट्स में उसमें उस विशिष्ट स्थानों पर ही जो है इंटरनोड अपनी वृद्धि दर्शाता है, लेकिन जो अंतिम अवस्थाएं हैं वृद्धि की उसमें संपूर्ण जो है इंटरनोड है उसमें ही वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने अभी आज के लेक्चर के द्वारा दो टॉपिक कवर किए हैं बच्चों। पहला है ब्रांचिंग पैटर्न, और जो दूसरा पढ़ा था वो हमने पढ़ा है फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ इंटरनोड्स। ठीक है, तो इसमें से जो है छोटे छोटे प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।